नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है कक्षा 6 की, इसके अध्याय नंबर 4 से और अध्याय नंबर 6 से, क्योंकि अध्याय नंबर 1 2 तो हमने इसका पहला वीडियो जो आया था उसमें 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया था। तीसरा जो चैप्टर है आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा है, पांचवा नहीं है, छठा है। तो अध्याय 4 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के प्रश्न साथियों, प्रमाणिक अच्छे लेवल के प्रश्न, कठिन प्रश्न, 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये जो वीडियो है रीट मेंस जो एग्जाम है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। साथियों, सभी को पता होगा कि ये जो प्रमाणिक प्रश्न है बिल्कुल राजस्थान अध्ययन की किताब से है प्रश्न, और पेपर यहीं से बनता है। जो ऑथेंटिक किताबें होती है वहीं से आपका पेपर बनता है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है साथी? तो देखिएगा मित्रों, प्रश्न नंबर 1 को प्रारंभिक युग को कहा जाता है। ताम्र युग कहा जाता है, प्रस्तर युग कहा जाता है, लौह युग कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। पहले प्रश्न का उत्तर बताइएगा, प्रारंभिक युग को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो जो प्रारंभिक युग है इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तर युग। प्रस्तर मतलब पत्थर का युग साथियों, बिल्कुल प्रस्तर युग के नाम से इसको जाना जाता है। अतः पहले प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, चूरू में और बीकानेर में। तो इनमें से जहां पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है उस जगह का चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। और मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का आंसर देख लेते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता है ये चूरू और बीकानेर में तो नहीं है और ना ही ये श्रीगंगानगर में है, बल्कि कालीबंगा सभ्यता जो है कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 3 को तीसरे प्रश्न में क्या है आपके? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई, डॉक्टर बीबी लाल के द्वारा की गई, डॉक्टर बीके थापर के द्वारा की गई, और इनमें से कोई भी नहीं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरे प्रश्न में। और तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो कालीबंगा की जो खोज है साथियों, इनमें से किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई कालीबंगा सभ्यता की खोज? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। विकल्प नंबर 1 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, चौथा प्रश्न देखने से पहले ऐप के बारे में आपको बता दूं कि ऐप पर रेगुलर मैराथन टेस्ट आयोजित करवाए जा रहे हैं पूरे 150 प्रश्नों के। स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से एप्लीकेशन बनी हुई है, 149 वाला कोर्स है। इस पर मैराथन टेस्ट आपके आयोजित करवाए जा रहे हैं साथियों। और अगर आपने अभी तक भी कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके 149 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 के 6 मैराथन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और लेवल 2 के भी 6 मैराथन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिएगा मित्रों, पिछले जो 190 टेस्ट हुए थे, जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट लिए गए थे, वो 190 टेस्ट भी अगर आप 149 वाला कोर्स अब भी ज्वाइन करते हो तो अब वो पिछले टेस्ट भी मिलेंगे, मैराथन भी मिलेंगे और आने वाले टेस्ट भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो या तो प्ले स्टोर पे जाकर ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में कालीबंगा सभ्यता के संबंध में असत्य है। लकड़ी व ईंटों की नालियां मिली। यहाँ के मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। चबूतरों पर अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है और इनमें से सभी सत्य है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बताइएगा। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में जो कथन आपको असत्य लगता है साथियों, उसका चयन आपको करना है। देखो, असत्य इनमें से सभी सत्य नहीं, असत्य नहीं, सत्य की बात पूछी गई है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मित्रों। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर लकड़ी व ईंटों की नालियां भी मिली है, चबूतरों पर अग्निकुंड वेदिकाएं भी मिली है और यहाँ के मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे भी होते थे। मतलब इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, मैं वापस दोहरा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। ये कथन क्या है साथियों? सभी सत्य कथन है।
तो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में यहाँ पर सत्य कथन है। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है और इनमें से सभी। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। जो कालीबंगा सभ्यता के संबंध में आपको सत्य कथन लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। और देखो पांचवें प्रश्न में देखें तो यहाँ जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। भाई विश्व में सबसे प्राचीन जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं, हाथी दांत का कंघा भी मिला है। मतलब इनमें से सभी जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके छठे प्रश्न में क्या है? आहड़ या आघाटपुर सभ्यता कहाँ है? श्री गंगानगर में, जयपुर में, उदयपुर में और कोटा में। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? आहड़ या आघाटपुर जो सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो छठे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए आहड़ या आघाटपुर जो सभ्यता है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 7 है, उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़त नदी के किनारे दो टीलों में, या टाइपिंग मिस्टेक हुई है यार, दो टीलों में दो टीले दिखाई देते हैं। ऐसे दो टीले दिखाई देते हैं जिसको स्थानीय भाषा में कहते हैं धूलरगढ़, धूलकोट, नाहरगढ़ या अचलगढ़। तो देखो नाहरगढ़ या अचलगढ़ तो आप ऐसे ही बाहर निकाल सकते हो कि ये तो नहीं कहा जाता है। जो उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़त नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं साथियों। इन टीलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से। सेकंड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8। तो मित्रों आठवां प्रश्न है आपके, आघाटपुर या आहड़ सभ्यता में स्थित बस्ती को कहा जाता था? ताम्रवती कहा जाता था, तांबावती कहा जाता था, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो आहड़ सभ्यता जिसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ? उदयपुर में स्थित है। और साथियों इस बस्ती को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ताम्रवती भी कहा जाता था और इसको तांबावती के नाम से भी जाना जाता था। मतलब आठवें प्रश्न में इनमें से दोनों, जो थर्ड विकल्प है ये आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? अच्छा आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न पढ़ रहे हो मैंने एक जो राजस्थान अध्ययन की गवर्नमेंट की बुक है, प्रमाणिक बुक है, वहां से चौथा और जो छठा पार्ट है, तो पीछे तो कुछ नहीं, चार चार तीन तीन चार चार प्रश्न दे रखे होते हैं। मैंने ये प्रश्न अंदर से बनाए हैं, तो एग्जाम में भी आपके प्रश्न अंदर से बनेंगे साथियों। इसीलिए ये प्रमाणिक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करके जाइएगा। देखो प्रश्न नंबर 9 है, आहड़ सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य व भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे यहाँ पर। लाल व भूरे मृद भांड मिले हैं और इनमें से सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए मित्रों। देखो 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जो आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है साथियों, संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से और यहाँ भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है। उच्च कोटि के चावल भी यहाँ पर उत्पादित होते थे और लाल व भूरे मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। मतलब 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? इनमें से सभी। जो फोर्थ विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपके, बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में, उदयपुर जिले में, जयपुर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में। तो इनमें से जिस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है उस जिले का चयन आपको प्रश्न नंबर 10 में करना है। और मित्रों 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो बालातल सभ्यता भी आपके कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में ही स्थित है आपके। जैसे आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और बालातल सभ्यता भी कौन से जिले में स्थित है साथियों? आपके उदयपुर जिले में ही स्थित है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या है आपके? देखिएगा 11वें प्रश्न को, उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में बालातल सभ्यता मिली है। तो ये सभ्यता जो है साथियों ये ताम्र पाषाणकालीन है, स्वर्ण युगीन है, लोह युगीन है या कांस्यकालीन है। तो देखो उदयपुर जिले के कहां पर, कौन सी तहसील में? वल्लभ नगर तहसील में एक सभ्यता मिली है, बालातल सभ्यता। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस समय की है साथियों ये सभ्यता। तो 11वें प्रश्न का आंसर देखें। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
ये जो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में बालाथल सभ्यता है, ये कौन सी ताम्र पाषाण कालीन है भाई। ये कैसी है? ताम्र पाषाण कालीन है ये सभ्यता। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 12वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किस सभ्यता में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे बड़े चिन्ह मिले हैं? बेराट सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में, बालाथल सभ्यता में और कालीबंगा सभ्यता में। लेवल 1 में भी ये टॉपिक आपके दे रखा है प्राचीन सभ्यताएं, और लेवल 2 में भी ये टॉपिक दे रखा है प्राचीन सभ्यता, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। तो जिस सभ्यता में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे बड़े चिन्ह मिले हैं, उस सभ्यता का नाम आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। और मित्रों, प्रश्न संख्या 12 का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो बालाथल सभ्यता है साथियों, बालाथल सभ्यता में ही 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे बड़े चिन्ह मिले हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 12 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 13 को, बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है, प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत, तांबे का मंदिर, बुना हुआ वस्त्र और प्राचीन मोहर। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताइए साथियों। 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? बेराट के अतिरिक्त। भाई बेराट कहां पर स्थित है? आपके जयपुर में। साथियों, बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखो, अगर कोई प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आप हल करो, ये जरूरी नहीं है। उस प्रश्न को आप अनअटेम्प्ट मतलब छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहां छोड़ रहे हो प्रश्न को, आपको फिर उस प्रश्न का उत्तर याद होना जरूरी है साथियों। जब मैं उसका उत्तर बता दूं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है कि भाई इस प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। देखो, विराट के अतिरिक्त बालाथल ही एक स्थान है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है साथियों। क्या? बुना हुआ वस्त्र। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है? तो आपके 14वां प्रश्न है, सीकर जिले के नीमका थाना में किस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? बेराट के, गणेश्वर के, बालाथल के और आहड़ के। तो सीकर जिले के नीमका थाना कहां पर पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है साथियों। यहां पर जिस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उस संस्कृति के बारे में आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। तो देखो, बेराट तो आपके यहाँ सीकर में पड़ती नहीं है। अब गणेश्वर, बालाथल, आहड़ कहां पर पड़ती है? आपके उदयपुर में पड़ती है। तो आपके कौन से विकल्प बचे? दूसरा या तीसरा? और साथियों 14वें प्रश्न का उत्तर देखें तो जो सीकर जिले का नीमका थाना है, यहाँ पर जिस सभ्यता का अवशेष मिला है वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले के नीमका थाना में स्थित है साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। गणेश्वर सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से, ताम्र पाषाण कालीन के नाम से, कांस्य संचयी केंद्र के नाम से, और इनमें से कोई नहीं। तो 15वें प्रश्न में देख लो भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। चौथे विकल्प को तो आप हटा सकते हो, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर नहीं होता है। तीन विकल्प बच रहे हैं आपके सामने। जो गणेश्वर सभ्यता है जिसको जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? तो आंसर देखें प्रश्न नंबर 15 का। मित्रों, 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ताम्र संचयी संस्कृति। विकल्प नंबर जो आपके एक है, प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपके? बेराट सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, जयपुर में, सीकर में और हनुमानगढ़ में। मैंने आपको अभी पिछले एक दो प्रश्न में बता चुका हूं आपको कि भाई जो बेराट सभ्यता है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। तो फिर आपके दूसरा जो विकल्प है प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है आपके? रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। मैं इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में हुआ है। महाभारत में, रामायण में, गीता उपदेश में और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप वापिस हटा सकते हो। देखो, किसमें मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में हुआ है जिसका उल्लेख वो आपको बताना है। तो आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 का। 17वें प्रश्न में आंसर है तो विकल्प 1 सही रहेगा। महाभारत में साथियों इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में हुआ है। प्रथम विकल्प 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की तरफ।
देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को, किस सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध के अवशेष मिले हैं? तो बागोर में, गिलुंड में, बेराट में और आहड़ में। 18वें प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो जिस सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ और भाब्रू या बेराट शिलालेख मिला है और बौद्ध के अवशेष मिले हैं, वो इनमें से कौन सी सभ्यता है साथियों? बेराट सभ्यता है, जो कि कहां पर स्थित है? आपके जयपुर में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिएगा 19वें प्रश्न को, इनमें से असुमेलित का चयन कीजिए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, सांबर सभ्यता जयपुर, जोधपुर सभ्यता जोधपुर में और नगर व रेड सभ्यता टोंक में। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लगता है उसका चयन प्रश्न नंबर 19 में करना है मित्रों। तो 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि भाई आपके प्रश्न संख्या 19 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है, बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में ही स्थित है, सांबर सभ्यता जयपुर में ही स्थित है, लेकिन जोधपुर सभ्यता जोधपुर में नहीं, बल्कि जोधपुर सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है आपके। तो जो थर्ड विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 19 में क्या है मित्रों? असुमेलित है। तो यह आपका आंसर होगा 19वें प्रश्न का। और नगर व रेड सभ्यता कहां पर है? टोंक में है भाई। तो थर्ड विकल्प ही ओनली असुमेलित है, इस वजह से यह आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 से इनमें से असंगत है, असंगत का चयन आपको प्रश्न 20 में करना है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में, नौह सभ्यता भरतपुर में, भीनमाल सभ्यता जालोर में और पचमता सभ्यता पाली में। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। और मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो नौह सभ्यता भरतपुर में है, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है और भीनमाल सभ्यता जालोर में है, लेकिन पचमता सभ्यता पाली में नहीं है। तो 20वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपके क्या है? असंगत है, ये आपका आंसर रहेगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो देखो ये वापस पहला प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि अध्याय नंबर जो 4 है उसके 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कक्षा 6 का अध्याय नंबर जो 6 है साथियों, राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर जो 6 है, ये आपके इसमें से 28 प्रश्न लिए गए हैं। तो उन 28 प्रश्नों को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं साथियों। तो चलिए अध्याय 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल और हिमालय पर्वत। तो जो भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है वो बताइए साथियों प्रश्न नंबर 1 में। और पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान में है, पूर्वी मैदान भी राजस्थान में है और थार का मरुस्थल भी राजस्थान में है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है। तो इस वजह से पहले प्रश्न में चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। 20वें मतलब यहाँ पर पहले प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, गुरु शिखर, एवरेस्ट और जरगाजी। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताओ। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है। और मित्रों दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, क्योंकि कंचनजंगा और एवरेस्ट ये अरावली पर्वतमाला की चोटियां नहीं है साथियों। तो विकल्प नंबर आपके जो 2 है, दूसरे प्रश्न का दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत व दक्षिणी पूर्वी पठार और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। चौथा विकल्प क्या है साथियों? इनमें से सभी। तो देखो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसमें थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा बड़ा आपके पश्चिम में पड़ता है, पूर्वी मैदान पड़ जाता है इधर आपकी अरावली पर्वतमाला पड़ जाती है, ठीक है ना, और एक तरफ आपके ये दक्षिणी पूर्वी पठार भी इधर पड़ जाता है। तो ये सभी आएंगे। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। आपको कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की, उसको मैं यूट्यूब पर भी पूरा सोल्यूशन उसका करवाऊंगा। हालांकि 99 वाला जो कोर्स है पर उस पर मैंने कक्षा 6 से 12 तक की किताबें कंप्लीट, ये जो क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ, उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ साथियों यूट्यूब पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। तो देखो प्रश्न नंबर 4 को, थार मरुस्थल से संबंधित सत्य कथन है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। राजस्थान के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला है।
यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और इनमें से सभी। तो थार मरुस्थल के बारे में जो कथन आपको सत्य लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है। और साथियों चौथे प्रश्न में देखें तो 12 जिलों में लगभग 61% पर 61% भाग, मतलब राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 61%, ठीक है। और राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत, लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और कहां से कहां तक स्थित है ये, तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है यहां से लेकर अरावली तक राजस्थान के पश्चिम में ये स्थित है। मतलब ये सभी सत्य कथन है। तो चौथा विकल्प जो है इनमें से सभी वाला, यह आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल और इनमें से कोई भी नहीं। तो विश्व का जो सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है उसका चयन आपको प्रश्न 5 में करना है। और मित्रों पांचवें प्रश्न का आंसर देखें तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल जो है ये थार का मरुस्थल कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब है आपके। कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 की किताबें, जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में हम बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल उतना ही कठिन होता जाएगा, क्योंकि साथियों कक्षा 6 में मतलब छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है किताबें। हालांकि जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये चीजें पूछी जाएगी आपसे। तो देखो छठा प्रश्न है आपके, भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है किसको? बाड़मेर, पाली व बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को, बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर क्षेत्र को और बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्र को। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 का। आपके विकल्प नंबर जो 2 है, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित जो रेतीला मरुस्थल है इसी को भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दिए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? दूसरा विकल्प। अतः छठे प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 7 को, रेतीली मिट्टी व रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं तथा इन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं बीहड़ कहा जाता है, डांग कहा जाता है, धोरे कहा जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताइए। 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो रेतीली मिट्टी और रेत के टीले जो हवा के साथ क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं साथियों। इनको नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है? बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और इनको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? धोरे कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो आपके प्रश्न नंबर 8 है, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में विभक्त किया है। मरुभूमि व घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग व नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? आंसर देखें तो देखो थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि व घग्गर का मैदानी भाग भी कहा जाता है, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि में भी विभक्त किया गया है और अंतः प्रभावी प्रदेश के अंतर्गत भी इसको जो है वर्गीकृत किया गया है साथियों। मतलब प्रश्न नंबर 8 में आपके जो चौथा विकल्प है इनमें से सभी वाला, यह आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है? तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत के संबंध में सत्य कथन है। सत्य कथन का चयन आपको किसके संबंध में करना है? अरावली पर्वत के संबंध में। विकल्प 1 है, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दूसरा है, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान का लगभग 9% है। तीसरा है, दक्षिण गुजरात से खेड़ ब्रह्मा से उत्तर से दिल्ली के रायसीना तक इसका विस्तार है और इनमें से सभी। तो जो आपको कथन प्रश्न संख्या 9 में सही लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। देखो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और संपूर्ण राज्य का जो क्षेत्रफल है, मतलब संपूर्ण राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9% अरावली है साथियों। और दक्षिण गुजरात से खेड़ ब्रह्मा से लेके उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक इसका विस्तार है। मतलब ये सभी कथन सत्य है। अतः प्रश्न नंबर 9 में आपके जो चौथा विकल्प है 9वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? अरावली की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 530 किलोमीटर और 732 किलोमीटर। तो देखो अरावली की कुल लंबाई पूछी गई है और
अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है राजस्थान में नहीं पूछ रही है, ठीक है ना। यूं नहीं पूछ रहा है कि भाई अरावली की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है। प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, चाहे वो राजस्थान में हो या ना हो, मतलब राजस्थान में भी और बाहर भी टोटल। तो साथियों 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। साथियों 10वें प्रश्न में आपके जो सेकंड विकल्प है ये आपका उत्तर होगा भाई। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 को अरावली से संबंधित असत्य कथन है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। दूसरा है अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व से पश्चिम प्रसार को रोकती है। तीसरा है इस पर्वतमाला से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। और चौथा है राजस्थान की जीवन रेखा भी अरावली को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताइए साथियों। 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लगता है। देखो 11वें प्रश्न का आंसर देखें तो 11वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, सेकंड विकल्प सही रहेगा। ये कह रहा है अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व से पश्चिम प्रसार को रोकती है। पूर्व से पश्चिम प्रसार थोड़ी होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार होता है भाई। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था इस प्रश्न में, ठीक है ना। अगर प्रश्न को गलत कर दिया है तो फिर थोड़ा आप प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश किया करो। बाकी राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अधिकांश जो राजस्थान की नदियां हैं इनका उद्गम भी कहाँ से होता है, तो इनका उद्गम अरावली से, और राजस्थान की जीवन रेखा भी अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। तो 12वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर 12वें में क्या 11वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 को राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1721 मीटर, 1725 मीटर, 1726 मीटर और 1722 मीटर। तो देखो जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कक्षा 6 की किताब में कि भाई आपके राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है साथियों। और इसकी ऊंचाई बिल्कुल स्पष्ट दे रखी है प्रश्न संख्या 12 में, क्या है साथियों, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है आपके, देखिएगा 13वें प्रश्न को पूर्वी मैदान से संबंधित सत्य कथन है। सत्य कथन का चयन आपको करना है। राजस्थान का ये जो पूर्वी मैदान है इसके संबंध में साथियों। तो यह भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। कोटा से धौलपुर तक का उबड़ खाबड़ क्षेत्र इसमें स्थित है, जिसको चंबल, बीहड़ या डांग या उत्काद भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और इनमें से सभी। तो 13वें प्रश्न का उत्तर बताइए, पूर्वी मैदान से संबंधित जो कथन आपको यहाँ सत्य लगता है वो इनमें से कौन से विकल्प में है साथियों। तो बिल्कुल है, लगभग 23% भाग पर फैला है, जन घनत्व सर्वाधिक यहीं पर है। इस भाग का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। और कोटा से धौलपुर तक का उबड़ खाबड़ क्षेत्र चंबल, बीहड़, डांग या उत्काद भूमि कहलाता है। ये सभी सत्य कथन है साथियों पूर्वी मैदान से संबंधित। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है इनमें से सभी वाला ये आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सत्य कथन है राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र पूर्वी मैदान है। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 56 गांवों का समूह व 56 नदी नालों से निर्मित मैदान 56 का मैदान है यहाँ। और इनमें से सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर बताइए कि जो सत्य कथन आपको लगता है वो इनमें से कौन से विकल्प में दिया हुआ है। तो भाई किसी क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया है सत्य कथन है। पहला विकल्प कह रहा है कि राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र पूर्वी मैदान, बिल्कुल है। राजस्थान की 40% जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है, बिल्कुल है। 56 गांव का समूह व 56 नदी नालों से निर्मित मैदान 56 का मैदान कहलाता है, बिल्कुल सही है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को कहते हैं थार का मरुस्थल, अरावली का पठार, मेसा का पठार और हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या है, दक्षिणी, ये दक्षिण, ये पूर्वी और यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है साथियों। और हाड़ौती का जो पठार है अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, कौन कौन से,
कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिला साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को, दक्षिणी पूर्वी पठार से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन आपको दक्षिणी पूर्वी पठार से संबंधित देखना है। राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला है। अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। उपजाऊ मिट्टी है और जनसंख्या यहाँ पर राजस्थान की संपूर्ण जो जनसंख्या है 34% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? दक्षिणी पूर्वी पठार मतलब हाड़ौती के पठार की बात की जा रही है, और हाड़ौती का जो पठार है ये राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला है। यहाँ की जो मिट्टी है वो अधिकांशतः मिट्टी साथियों लावा से निर्मित है। उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या का 34% भाग निवास नहीं करता है। तो जो चौथा विकल्प है ये आपके असत्य कथन होगा। इस वजह से आपके प्रश्न नंबर 16 में चौथा विकल्प ही आपका उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? असंगत का चयन कीजिए। उड़िया का पठार सिरोही में है, भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में है, मेसा का पठार प्रतापगढ़ में है और चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है। तो 17वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर असंगत लग रहा है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बताइए मित्रों। 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको असंगत लगता है? देखो 17वें प्रश्न का आंसर देखिए तो उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। भोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद के बीच में स्थित है। मेसा का पठार लेकिन प्रतापगढ़ में नहीं है भाई, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। थर्ड विकल्प आपके जो है ये असंगत है साथियों। और चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार है, ये सत्य है। दूसरा सत्य और पहला सत्य है। कौन सा असत्य है? तीसरा विकल्प असत्य है, असंगत है। तो ये आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 20 क्या 18 जो प्रश्न है, 18वां जो प्रश्न है अध्याय 6 का, ऊपरमाल का पठार स्थित है भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में, भीलवाड़ा जिले के पश्चिमी भाग में, भीलवाड़ा जिले के उत्तरी भाग में और भीलवाड़ा जिले के दक्षिणी भाग में। तो भाई ऊपरमाल का पठार आपको ये तो पता है कि भाई भीलवाड़ा जिले में स्थित है, लेकिन साथियों अब आपको ये बताना है कि भीलवाड़ा जिले के किस भाग में ये स्थित है। 18वें प्रश्न का आंसर देखिए तो 18वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में ही ऊपरमाल का पठार स्थित है। प्रथम विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके? राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां रिक्त स्थान प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। 3, 4, 5 और 6। तो अगर थोड़ा प्रश्न को समझना, भौतिक विभाजन की बात नहीं की जा रही है, जलवायु परिस्थितियों की बात की जा रही है। और राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की जो बुक है उसका अध्ययन नंबर जो 6 है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है साथियों कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर कितने प्रकार की 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या है आपके? सही कथन है। सही कथन कौन सा है आपको यह देखना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के 61% पर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, फिर सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु व दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 20 में जो विकल्प आपको सही लग रहा है, सत्य लगता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। और मित्रों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो राजस्थान के पश्चिमी भाग के जो 61% है इस पर शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, बिल्कुल सही है ये। अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु है, ये भी सही है। जो सवाई माधोपुर से उदयपुर तक है यहाँ तक तो आर्द्र जलवायु, और दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व का जो झालावाड़ जिला है इसमें अति आर्द्र जलवायु है साथियों। मतलब ये सभी कथन सत्य है। अतः प्रश्न नंबर 20 में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर होगा साथियों। चलिए 21 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 21 में क्या है देख लेते हैं। 21 को आपके 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 से अति आर्द्र जलवायु में वार्षिक वर्षा लगभग होती है 50 सेमी, 70 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी।
तो अति आर्द्र जलवायु की बात की जा रही है। किसकी? अति आर्द्र जलवायु की बात की जा रही है साथियों। या वार्षिक वर्षा अति आर्द्र में 50 भी नहीं, 70 भी नहीं, 80 भी नहीं, बल्कि लगभग कितने सेमी होती है? तो 100 सेमी होती है भाई। कितने सेमी होती है? 100 सेमी। विकल्प नंबर आपके जो 4 है, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। 21वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है आपसे? राजस्थान में मुख्यतः ऋतुएं हैं, 1 ऋतु, 2, 3 और 4। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से कितनी ऋतुएं हैं साथियों? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताइएगा। 22वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं हैं? 3। कौन कौन सी? सर्दी, गर्मी और बरसात। विकल्प नंबर जो आपके 3 हैं, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23 में क्या है देख लेते हैं आपके 23वें प्रश्न को। 23 क्या है देखिएगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं मावट, लू, धरियन और कोई नहीं। तो वापिस कोई नहीं विकल्प आया है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का जो समय चलता है, इसमें चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। क्या चलता है? क्या चलती है साथियों? लू चलती है। लू के नाम से इनको राजस्थान में जाना जाता है, जो अत्यंत गर्म हवाएं होती है और गर्मी के दिनों में चलती है। तो सेकंड विकल्प आपके 23 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 24 की तरफ। आपके 24वें प्रश्न को देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 24 से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट, लू, पश्चिमी विक्षोभ और 1 व 3 सही है। तो भाई गर्मी में चलती है लू, तो ठीक है, इसको तो आप हटा सकते हो। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है साथियों, इसको मावट भी कहा जाता है और पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही है। विकल्प नंबर आपके जो 4 है, 1 व 3, ये आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 25 की तरफ। तो 25वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है माउंट आबू, पोखरण, बालोतरा और जोधपुर। तो सबसे अधिक ठंडा कौन सा स्थान रहता है साथियों? 25वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 25वें प्रश्न का आंसर देखें तो बिल्कुल माउंट आबू, जो कहां पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। ये साल भर साथियों बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो फिर आपके 25वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर जो 1 है साथियों, प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिएगा 26 को, असत्य कथन है बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होती है। अरब सागर मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में और सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। तो इनमें से जो कथन आपको असत्य लगता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 26 में करना है। और साथियों 26वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिएगा 26वें प्रश्न का आंसर देखें तो क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन। देखो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में झालावाड़ में होती है और सबसे कम वर्षा झालावाड़ कौन से जिले में होती है? सबसे कम वर्षा राजस्थान में जैसलमेर में। अरब सागर मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिकतम जो वर्षा है ये पश्चिमी राजस्थान में होती है। ये गलत है साथियों। 26वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 जो है यह आपका असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 की तरफ, जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 27 को, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है सिरोही जिला, बांसवाड़ा जिला, झालावाड़ जिला और प्रतापगढ़ जिला। तो जिले के बारे में बात की गई है। और 27 का आंसर देखें तो अगर ये पूछ लेना कभी भी कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो साथियों राजस्थान का सबसे, देखो समझो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी झालावाड़ है और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो स्थान आपके कहां पर है? माउंट आबू। प्रश्न यूं पूछ ले, देखो प्रश्न को घुमा कैसा सकता है एग्जामिनर, कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन से जिले में है? प्रश्न क्या पूछ लिया? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन से जिले में है? तो अगर वहां पर विकल्प में झालावाड़ दे रखा है और विकल्प में सिरोही भी दे रखा है, तो फिर किसको सही करोगे? सिरोही को सही करोगे, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन से जिले में है? तो सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। मतलब प्रश्नों में उलझना नहीं है बिल्कुल भी। सर्वाधिक आर्द्र जिला भी किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 27 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 28वां प्रश्न देखेंगे साथियों, मतलब
देखो 20 प्रश्न पहले अध्याय नंबर 4 के किए थे और अध्याय नंबर 6 के हमने 28 प्रश्न अब हल कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल 48 प्रश्न आज हमने हल किए हैं राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से। अब जो राजस्थान अध्ययन का तीसरा टेस्ट आएगा इसमें 7 और 8 अध्याय को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 3 टेस्टों में आपके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी साथियों। देखो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल, ये आपके ऊपर निर्भर है। निश्चित रूप से आपको आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा ऐप से, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं साथियों। तो ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अंतिम और 28वां प्रश्न देखेंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल वीडियो को आपने देखा, लाइक शेयर किया और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना 48 में से कितने प्रश्नों को आपने माइनस मार्किंग करने के बावजूद सही किया है। तो देखो 28वें प्रश्न को, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू, झालावाड़, नागदा और मनोर थाना। तो देखो 28वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, झालावाड़ है, नागदा है या मनोर थाना है। तो 28वें प्रश्न का आंसर देखे साथियों, देखो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है ये माउंट आबू, कौन से जिले में, सिरोही जिले में है। तो विकल्प नंबर 1 आपके 28 का सही उत्तर है। ये कंप्लीट होता है साथियों राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 2, जिसमें हम इन 2 टेस्टों में 4 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।